नमस्कार, मैं हूं प्रद्युम्न शर्मा। आज हम बात करने जा रहे हैं विधानसभा चुनाव की। जैसा कि विधानसभा चुनाव निकट है, सरगर्मियां तेज है और राजस्थान में दोनों ही जो प्रमुख पार्टियां हैं, कांग्रेस और भाजपा, अपनी अपनी रणनीति के साथ मैदान में हैं। दोनों ही पार्टियां प्रदेश की 200 विधानसभा सीटों पर अपने प्रत्याशियों को उतारने के लिए अपने अलग अलग स्ट्रेटेजी के साथ शीघ्र ही सूचियां तैयार करने में लगी है और जल्दी ही दोनों पार्टियों की सूचियां आने वाली है। हम बात कर रहे हैं आज राजस्थान की सबसे चर्चित विधानसभा सीट झालरापाटन की, जहां से पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा जी चुनाव लड़ती रही है। 4 बार वे यहां से चुनाव लड़ी है, भारी मतों से जीती है। कांग्रेस ने उनके सामने जो उम्मीदवार उतारे हैं, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष कांग्रेस के सचिन पायलट, उनकी माताजी रमा पायलट यहां से चुनाव लड़ चुकी है, मानवेंद्र सिंह जी चुनाव लड़ चुके हैं। इस सीट पर आज इस विधानसभा चुनाव के लिए 24 के आसपास प्रत्याशी चुनाव मैदान में कांग्रेस से टिकट मांगने के लिए तैयार है। इन्हीं में से टॉप मोस्ट जो प्रत्याशी हैं, चुनाव के दावेदार हैं, उनसे हम बात करते हैं। राजेश गुप्ता करावन मेरे साथ हैं। आइए हम बात करते हैं कि वो इस चुनाव के बारे में, अपनी दावेदारी के बारे में क्या सोचते हैं और इस क्षेत्र के विकास के बारे में उनकी क्या विचार है। राजेश जी, आप इस सीट से चुनाव लड़ने के लिए दावेदारी आपने करी है। लंबे समय से आप विद्यार्थी जीवन से राजनीति में सक्रिय रहे हैं। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं कि यहाँ से वसुंधरा जैसी कद्दावर नेता चुनाव लड़ती रही है, जीतती रही है, उनके सामने आप अपने आप को कहां पाते हैं? किस तरह से आप इस सीट को निकालकर कांग्रेस को देंगे? धन्यवाद पत्रकार जी, आपका स्वागत है। जैसा कि हमारी पार्टी ने लगातार प्रयास किए कि झालरापाटन विधानसभा एक ऐसी विधानसभा है जब वसुंधरा जी लड़ती है, तो पार्टी का पूरा फोकस भी स्वाभाविक है कि ऐसी सीट पे होता है। तो पार्टी ने प्रयास किए कि सेलिब्रिटी आवे और एक माहौल बने। तो पार्टी ने रमा पायलट, मानवेंद्र सिंह जैसी सेलिब्रिटी को उतारकर पार्टी के पक्ष में एक माहौल बनाने का प्रयास किया। लेकिन इस बार नीचे विधानसभा से और जिले के कांग्रेस कार्यकर्ताओं की एक ही मांग है कि इस बार जिले से और इस क्षेत्र से एक ऐसा प्रत्याशी आवे, सेलिब्रिटी की बजाय जो हमारे दुख सुख में हमारे साथ खड़ा हो। तो उसी थीम पर मैंने 32 साल से अपना एक सार्वजनिक जीवन NSY यूथ कांग्रेस जिसे कैडर बेस कहते हैं, उस कैडर बेस के रूप में कांग्रेस पार्टी में अपना सार्वजनिक जीवन किया है। तो जब मैंने देखा कि ये विधानसभा एक ऐसी विधानसभा है, लेकिन यहाँ से लगातार जो जीतते आ रहे हैं वो हमारे वैश्य वर्ग के आए। 4 बार अनंत कुमार जैन रहे, राम प्रसाद जी बोरा रहे और निर्मल कुमार सकलेचा जी रहे, मोहनलाल जी राठौड़ भी एक वैश्य बनिया टाइपी नेचर के थे। तो ये विधानसभा एक व्यावसायिक नेचर के लोगों को सपोर्ट करती आई है। तो सारी चीजें मैंने देखी और मेरी भावना है कि मैं क्षेत्र के लोगों की सेवा करूं। तो सारी चीजों को एनालिसिस करने के बाद मैंने तय किया है कि मुझे इस विधानसभा से वसुंधरा जी के सामने चुनाव लड़ना। राजनीति में जैसा कि हम देखते हैं कि हमारी इच्छा है 30 साल से सार्वजनिक जीवन, 30-32 साल से, कि हम सेवा करें इस क्षेत्र की, लोगों की, लेकिन बिना ताकत के हम सेवा नहीं कर पाते। जो रिजल्ट ओरिएंटेड चीज आती है उसमें ताकत की आवश्यकता होती है और ताकत लोकतंत्र में चुनाव के माध्यम से मिलती है कि हम चुनाव लड़ें और जनता हमें ताकत के रूप में ताकत दे। राजेश जी, आपने बात की पिछले चुनाव की, या यहाँ से कि वैश्य वर्ग जीतते रहे हैं, लेकिन मैं आपको बताऊं कि यहाँ पर माइनॉरिटी की बहुतायत है, पाटीदार वोट हैं, धाकड़ हैं, ब्राह्मण वोटों का बाहुल्य है। जो आप वैश्य वर्ग की बात करते हैं, शायद झालरापाटन शहर और झालावाड़ शहर से बाहर बहुत कम मतदाता हैं वैश्य वर्ग के। तो आपकी जो बात है वो कैसे आप उसको देखते हैं कि ये इसके अलावा कैसे वैश्य वर्ग का कैसे आप दबदबा मानते हैं?
आप सही कह रहे हो, वैसे भी कांग्रेस पार्टी किसी जातिगत राजनीति नहीं करती है, वो 36 कौमों को साथ लेकर चलने की राजनीति करती है। ये तो इस सीट का टेम्परामेंट बता रहा हूँ, मैं नहीं कह रहा हूँ वैश्य वर्ग। इस सीट के आंकड़े और इसका टेम्परामेंट शो कर रहा है कि ये वैश्य वर्ग के प्रति इसका झुकाव रहा, लेकिन कांग्रेस पार्टी का नेचर रहा कि 36 कौमों को साथ लेकर चले। राजेश जी, आपका जो कारोबार है वो सीधे सीधे किसानों से जुड़ा हुआ है। आप खाद बीज बेचते हैं और गांव से बिलोंग करते हैं। करावन आपका भवानी मंडी के पास गांव है। इस क्षेत्र में सर्वाधिक जो गांव के लोग हैं, किसान हैं, वही आपके मतदाता हैं और उनके विकास के लिए यानी कृषि के विकास के लिए आपके पास क्या स्ट्रेटेजी है? क्या आप सोचते हैं कि किन किन चीजों पर काम होना चाहिए जो किसानों के लिए अभी तक हो नहीं पाया? मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ कि भारत देश कृषि प्रधान देश है। यहाँ की अर्थव्यवस्था में कृषि का बहुत बड़ा महत्व है। जब हमने देखी कोविड में हमारी जीडीपी 20% माइनस हुई थी, ऐसे टाइम में भी 7% कृषि की जीडीपी ग्रोथ हुई थी। तो देश में कृषि का बहुत बड़ा महत्व है। ऐसे में हमारा जो क्षेत्र है ये पूरा कृषि प्रधान है। तो हमारी जो सोच है, यहाँ पूरा सिंचाई पद्धति इरिगेशन नहरों से होती है, तो इसको अपग्रेडेशन करने की आवश्यकता है। जो लिफ्ट इरिगेशन और माइक्रो सिंचाई पद्धति से जोड़ के आधुनिक टेक्नोलॉजी से किसानों को आगे लाने की आवश्यकता है। दूसरी, जो किसान अपनी फसल का जो बाजार मूल्य उनको सही नहीं मिल पाता है, तो उसके लिए किसान का जो बाजार मूल्य के लिए एक हब की आवश्यकता है। तो आपको पता होगा कि मैंने राजस्थान सरकार से प्रयास करके हमारी जो जन्मभूमि है करावन, उसमें एक फूड पार्क की सौगात दिलाई है। तो पूरी तरह जो किसान अगर अपना फसल है उसको प्रोसेसिंग करके अगर बेचता है तो उसमें उसको कम से कम 10 से 12 रुपए किलो ज़्यादा मिलते हैं। तो ऐसी व्यवस्था हम चाहते हैं कि किसान उन्नत टेक्नोलॉजी के साथ आगे आवे, कृषि को एक प्रोफेशन के रूप में अपनावे, तो किसान संपन्न होवे। ये एक मेरी सोच है कि मेरे विधानसभा के जो किसान है वो संपन्न बने। राजेश जी, आपने फूड पार्क की बात करी, मैं आपको बहुत बहुत बधाई देता हूँ। आपने मेहनत के साथ और अपने विजन के साथ में वो चीज़ वापस लेके आए हैं जो किसानों के लिए बहुत ज़रूरी है। आपने फूड पार्क सरकार से स्वीकृत कराया है, अपने ही गांव में उसको ज़मीन भी दिलवाई है। लेकिन इस जो सरकार कांग्रेस की है, गहलोत साहब की, उसका कार्यकाल पूरा होने वाला है। इस पूरे कार्यकाल के दौरान आप उस काम को गति नहीं दे पाए, ये एक कड़वी सच्चाई है। क्या कारण रहे कि आपकी सरकार होते हुए आप उसको अंजाम तक नहीं पहुंचा पाए? आप बिल्कुल सही कह रहे हो, क्योंकि यहाँ से कोई भी निर्वाचित जनप्रतिनिधि नहीं है और कोई भी इस जिले से मंत्री नहीं है, क्योंकि सबकी अपनी अपनी प्राथमिकता होती है, अपने अपने क्षेत्र होते हैं और वो उनकी प्राथमिकता में होते हैं। लेकिन मैंने इसको गति देने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी से आग्रह किया कि आप आके इसका शिलान्यास करो ताकि इस फूड पार्क को स्पीड मिल जाए काम के लिए। मुख्यमंत्री जी की हमारी रिक्वेस्ट पड़ी हुई है और हम प्रयास कर रहे हैं कि हो सकता है कि ये जो आचार संहिता से पहले वो आके इसका शिलान्यास करे ताकि इस काम को बहुत गति मिले। राजेश जी, सामाजिक कामों से आप जुड़े रहे हैं, बीच बीच में कई तरह के सार्वजनिक कार्यक्रम, समाज के काम आप करते रहते हैं। चंद्रभागा नदी की सफाई का काम आपने हाथ में लिया और उसको बहुत ही चर्चित रहा, बहुत ही लोगों ने। तो ये सामाजिक कामों के लिए किस तरह से आप समय निकालते हैं, क्या आपका रहता है? मैं जनरली उधर से झालरापाटन से जब भी गुजरता और चंद्रभागा नदी के किनारे से निकलता तो मुझे में दिल में एक पीड़ा काफी टाइम से कर रही थी कि मोक्षदायिनी गंगा के बाद हमारे क्षेत्र में चंद्रभागा मोक्षदायिनी नदी है, इसकी दुर्दशा देख कर मैं हमेशा विचलित होता था। तो फिर मैंने देखा कि अपन किसी को दोष देने की बजाय इसी को साफ करने का बीड़ा उठाए। तो मेरी बेटी मेरे से बार बार कहती थी कि आप 50 साल के हो गए, आपका जन्म दिवस हम जोर शोर से मनाएंगे। तो मैं इन व्यवस्थाओं में विश्वास नहीं रखता था। तो फिर मेरे दिमाग में कि अपन जन्म दिवस के दिन चंद्रभागा की सफाई करें। तो आप सभी साथियों के और सामाजिक संस्थाओं के सहयोग से हमने चंद्रभागा को साफ किया। राजेश जी, एक सवाल अभी के जवाब में अभी आपने बताया कि आप NSVI से कॉलेज टाइम से संगठन से जुड़े रहे हैं।
आपने कांग्रेस संगठन को, कांग्रेस विचार को बहुत करीब से देखा है और समझा है, लेकिन झालरापाटन की स्थिति कुछ अलग है। झालरापाटन के बारे में ये कहा जाता है कि आधी कांग्रेस वसुंधरा कांग्रेस है। अब आप दावा कर रहे हैं, पिछले 4 साल से आप 4 कार्यकाल से आप सीट हार रहे हैं, ऐसे संगठन के साथ आप सीट निकाल पाएंगे? क्या लगता है आप? बिल्कुल, आपका जो कहना है ये आम चर्चा का विषय है। आप नहीं बोल रहे, आम चर्चा का विषय है कि कांग्रेस आदि कहीं न कहीं वसुंधरा जी के संपर्क में है। लेकिन मैं आपको बताता हूँ कि मैं राजनीति करता हूँ नैतिक सिद्धांत और मूल्यों की राजनीति, और महात्मा गांधी से प्रेरित होकर राजनीति करता हूँ। तो मुझे विश्वास है कि इन सब व्यवस्थाओं को मैं ठीक कर दूंगा। और मुझे जब भी भारत में उदाहरण, इस लोकतंत्र की अद्भुत उदाहरण है, जो भारत का लोकतंत्र है ये अद्भुत है कि यहाँ जो बड़े बड़े लोग हैं उनको जनता ने दिखा दिया कि जनता आती है, सिंहासन खाली करो। रामवीर सिंह जी का, रामधारी सिंह जी दिनकर का जो एक कविता है, जनता आती सिंहासन खाली करो। तो वसुंधरा जी के लिए इस बार निश्चय से हमारी लोग मुझे कह रहे हैं, क्षेत्र के लोग, गांव के लोग, आम लोग, जो कोने के लोग हैं, युवा है, बेरोजगार है, किसान है, महिला है, जिनसे मैं मिलता हूँ, उन सब की पीड़ा है कि इस बार इस क्षेत्र के लोग नेतृत्व करे, एक ऐसा आम आदमी नेतृत्व करे जो हमारे बीच में से उठ के जा रहा। वो कार्यकर्ता की पीड़ा समझे। जब कार्यकर्ता किसी मंत्री, नेता या किसी अधिकारी का जब इंतजार करता, तो जो अंदर बैठा होता है उसमें पीड़ा होनी चाहिए कि मेरे से बीच में जो बैठा आदमी वो बाहर इंतजार कर रहा, वो पीड़ा मुझ में है। तो मैं मेरे कार्यकर्ताओं को सम्मान दिलाऊंगा और जो क्षेत्र की जनता उसको ताकत दूंगा। राजेश जी, संगठन में आप पीसीसी के सदस्य हैं, बहुत महत्वपूर्ण जिम्मेदारी आपके पास है और आप सक्रिय हैं, लगातार संगठन के कामों को मजबूती देते रहते हैं। इसके अलावा सरकार ने आपको एक और जिम्मेदारी इस कार्यकाल में सौंपी है, वो है जन अभाव आयोग के सदस्य आप रहे हैं। और इस महत्वपूर्ण जिम्मेदारी को निभाते हुए आपने कई सारे नए अनुभव किए होंगे। क्या लगता है इस जिम्मेदारी को आपने किस तरह से पूरा किया और क्या क्या अनुभव आपके सामने आए? जैसे मुझे जन अभाव अभियोग निराकरण समिति का सदस्य माननीय पुखराज पारेसर जी ने बनाया और आदरणीय मुख्यमंत्री अशोक जी गहलोत ने बनाया, मैं उनको धन्यवाद देता हूँ कि मुझे जो जिम्मेदारी दी है उसको मैंने एक नई पहचान दी क्षेत्र में। जैसे पहले यहाँ से 2 अध्यक्ष रह चुके हैं जन अभाव अभियोग के, उनसे भी मैंने एक अलग हटके जो लोगों की समस्या है, ग्रीवेंसेज है, उनको, उस पीड़ा को समझा और लोगों की मतलब एक उदाहरण पेश किया। जैसे कि हमारे पास एक बताता हूँ कि बकानी का एक बच्चा आया था जो हमारी जनसुनवाई में बोल नहीं सकता था, सुन नहीं सकता था। हमने उसका इलाज कराया, उस जनसुनवाई के माध्यम से उसकी जो पीड़ा को दर्ज किया और उसका इलाज 9 लाख रुपए से भी ज़्यादा आज वो बच्चा बोल सकता है, सुन सकता है। तो ऐसे कई हमने माइलस्टोन उदाहरण पेश करके कि और लगातार हम लोगों की समस्या सुन रहे हैं और लगातार हम हल कर रहे हैं। और हमारे विभाग ने भी एक प्रक्रिया बना रखी है कि हम 181 पे आप कोई भी समस्या दर्ज कर सकते हो, पोर्टल है, SOID है और CM ग्रीवेंसेस है। CM को भी आप जो ग्रीवेंसेस भेजोगे वो ये डिपार्टमेंट सुनता है। उसके अलावा भी हमने मैनुअल बना रखा है, पहले गुरुवार को ग्राम पंचायत स्तर पे, दूसरे गुरुवार को उपखंड स्तर पे और तीसरे गुरुवार को जिला मुख्यालय पे। ये हमारा एक प्लेटफॉर्म है और इस प्लेटफॉर्म से हम सब मिलकर और हम समस्याओं का निस्तारण करते हैं। आपने बीच में देखा होगा कि राजस्थान ग्रीवेंसेस में पूरे देश में नंबर 1 रहा समस्या को हल करने के लिए। तो हमारा डिपार्टमेंट लगातार मतलब लोगों की समस्या को सुन रहा है और काम कर रहा है। अभी भी आपने मुझसे चर्चा में बताया था कि पूर्व जो अध्यक्ष रहे हैं जन अभाव अभियोग समिति के, श्री कृष्ण पाटीदार जी हमारे जिले से ही हैं, जिलाध्यक्ष रहे हैं भाजपा के। आपकी मुलाकात हुई, उन्होंने आपके कार्यशैली के बारे में, आपके काम के बारे में क्या कहा, वो मैं चाहता हूं कि श्रोताओं को आप बताएं। मेरे को एक सार्वजनिक कार्यक्रम में मिले तो उन्होंने कहा कि तू सदस्य होकर बहुत अच्छा कार्य कर रहा है और एक नई पहचान दी तेने जन अभाव अभियोग को। तो ये मैंने भी उनको कहा कि झालावाड़ की सौभाग्य की लगातार जन अभाव अभियोग का कुछ न कुछ इस जिले को मिल रहा। पहले आप 2 अध्यक्ष थे, अपने सदस्य बना, तो कहीं न कहीं इस डिपार्टमेंट की कनेक्टिविटी इस जिले को लगातार मिल रही है। ये थे राजेश गुप्ता करावन,
झालरा पाटन सीट से कांग्रेस के दावेदार हैं। इनका विजन, इनकी जानकारी, इनकी बात, इनका राजनीतिक समझ, इनकी स्ट्रेटेजी, जो कांग्रेस के विचार और संगठन के बारे में इनकी जो समझ है, मतदाताओं तक पहुँचे और संगठन तक पहुँचे। ये इसीलिए हमने आप इनसे 1-to-1 प्रोग्राम में आज हम मिले हैं। आपका बहुत बहुत आभार। फिर दोबारा ऐसे ही किसी कार्यक्रम के साथ दोबारा मिलते हैं। धन्यवाद।